जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, जैसे कि मणिपुर हिंसा में बनाई गई समिति, वन नेशन वन इलेक्शन पे बनाई गई समिति। इन समितियों के बारे में जानेंगे और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, वो भी MCQ के माध्यम से। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में गठित समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद को। ये एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि ये लॉ के अच्छे जानकार हैं, इसीलिए इनको यह पद दिया गया है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। तो आप याद रखिएगा कि इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। एक साथ चुनाव कराने का विचार के पक्ष में फ्रेंड, ये आज से नहीं है, ये मोदी सरकार का ही विज़न नहीं है। ये 1999 में PV जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, दोनों चुनाव एक साथ हुआ करता था। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में गठित समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं फ्रेंड डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति के संबंध में जो अध्यक्ष गठित कमेटी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 की विशेषताओं के बारे में। तो ये नई शिक्षा नीति के बाद मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री था, पहले इसका नाम हुआ करता था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, लेकिन नई शिक्षा नीति आने के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री का सृजन किया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है क्या कि 5-3-3-4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आप ये पैटर्न इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें जो है 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और इसमें 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा दी जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक का शिक्षा मातृभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा, यानी कि जिस लोकल लैंग्वेज में यह शिक्षा दिया जाएगा, आप ये जानिए। 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट को 6ठी कक्षा में कोडिंग भी सिखाया जाएगा। तो वर्चुअल लैब डेवलप की जाएगी और साथ ही ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल तो लगता है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा, जिसमें एग्जिट ऑप्शन होगा। यदि स्टूडेंट 1 साल का ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और वो 2 साल बाद जो छोड़ता है पढ़ाई उसे एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीता परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें से कुछ चीते की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह समिति का गठन किया गया और ये समिति जो गठन की गई है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश गोपाल। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है उसे हम लोग NTCA के नाम से जानते हैं। NTCA ने 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है। तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में शामिल 6 चीतों की मौत के बाद कमेटी बनाने का फैसला किया गया। तो
तो समिति का जो उद्देश्य है वो है चीता स्थानांतरण परियोजना से संबंधित चुनौतियों और मुद्दे का समाधान करना। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 8 चीते लाए गए, उसमें से 6 मर गए। उसके बाद ये कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी को बनाया है NTCA ने। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो जैसे कि ह्यूमन यानी कि इंसानों का साइंटिफिक नाम होता है होमोसेपियंस, उसी प्रकार से ये चीतों का भी नाम होता है साइंटिफिक। तो वो नाम है एसिनोनिक्स जुबिटस। एसिनोनिक्स जुबिटस ये चीतों का नाम है। तो 1952 में एशियाई चीते को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया और IUCN के रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति को भी इस चीते को भी डाल दिया गया। तो भारत में 1952 में ये चीते खत्म हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेंड कि क्या है प्रोजेक्ट चीता या चीता पुनर्वास परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। इसमें से 5 मादाएं हैं व शेष 3 नर हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण NTCA की जो स्थापना है फ्रेंड, ये किया गया था दिसंबर 2005 में और इसका जो उद्देश्य है वो है प्रोजेक्ट टाइगर और भारत के कई टाइगर रिजर्व का प्रबंधन और पुनर्गठित करना। तो देखिए, ये 2022 में ही प्रयास नहीं किया गया चीता को लाने के लिए। इससे पहले भी भारत सरकार कई प्रयास करती रही। पहले हम लोगों ने ईरान से ट्राई किया, हमें नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से ट्राई किया, वहाँ से भी नहीं मिला। तो बाद में हम ये 2022 में मोदी जी के प्रयास से नामीबिया से हम लोग ये 8 और 5 13 चीता वहाँ से लेके आए थे। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का एक पूर्वी राज्य मणिपुर जो कि जल रहा है, यानी कि वहाँ पे हिंसा हो रही है मैती और कुकी समुदाय के बीच में। तो इस मणिपुर हिंसा के जांच के लिए ना एक समिति गठन किया गया है। इस समिति का जो अध्यक्ष हैं वो है वर्तमान में अजय लांबा। अजय लांबा मणिपुर हिंसा जांच समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। यानी मणिपुर जांच के लिए अजय लांबा को चुना गया है। नेक्स्ट फ्रेंड कि डिफॉल्टरों से पैसा वसूली करने के लिए गठित समिति का क्या नाम है। तो डिफॉल्टरों से पैसा वसूली के लिए गठित समिति का जो नाम है वो है प्रदीप नंदराजोग समिति। प्रदीप नंदराजोग समिति डिफॉल्टरों से पैसा वसूली के लिए बनाई गई गठित समिति का अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन डिफॉल्टरों से पैसा वसूली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NSEL भुगतान संकट के डिफॉल्टरों से पैसा वसूली के लिए प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का खाका तैयार करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। तो आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब 2019 में जब चुनाव जीता तो उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक सभी किसानों का आय दोगुना कर दिया जाएगा। तो इसी किसान के आय को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया अशोक दलवाई समिति। यानी अशोक दलवाई जी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने का खाका तैयार करने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 6,399 अरब रुपये का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है।
नहीं, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है मदन बी लोकूर को। मदन बी लोकूर पराली जलाने पर रोक संबंध समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि धान होता है, ये धान जो है फ्रेंड, ये धान का ऊपर का जो बाली है उसको तो काट लिया जाता है, लेकिन नीचे वाला जो डंठल बच जाता है उसे ही पराली कहते हैं। और इस पराली को जलाने से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली परेशान रहता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा धुआं धुआं भर जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए अक्टूबर 2020 में इस समिति का गठन किया। वह सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश भी हैं। मदन बी लोकुर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए समिति जो JPB समिति थी उसके सदस्य नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद JVP समिति के सदस्य नहीं थे। तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये JVP समिति जो है यह दिसंबर 1948 में गठन किया गया। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारमैया शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट में केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया, बल्कि आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि प्रधानमंत्री ने पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड जस्टिन इंदु मल्होत्रा को और सुधीर कुमार सक्सेना को। आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब के दौरे पे थे तो वहाँ पे उनका काफिला जो है वो किसी कारणवश ओवर ब्रिज पे रुक गया था, जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक बताया गया और इसी चूक की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिन इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना थे। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी यानी समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव यानी कि सुरक्षा सचिव जो हैं वो सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा चूक के जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा कर रही हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि अजय भल्ला समिति का संबंध किससे है? तो अजय भल्ला समिति का जो संबंध है वो है फ्रेंड भारत आने वाली चीनी निवेशकों के परीक्षण के लिए। चीन से भारत आने वाली निवेशों के परीक्षण के लिए यह अजय भल्ला समिति का निर्माण किया गया। तो अक्टूबर 2020 में भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु निगरानी समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो अजय कुमार भल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है फ्रेंड मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति बनाया गया और मिहिर शाह जो है इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो मिहिर शाह योजना आयोग के पूर्व सदस्य तथा जल संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी रह चुके हैं, इसीलिए इनको यह कार्यभार दिया गया। इस समिति में 10 मुख्य सदस्य होंगे तथा यह समिति अनुमानतः 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दे देगी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि सुरजीत भल्ला समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो सुरजीत भल्ला समिति का जो संबंध है फ्रेंड वह है व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से नीति निर्माण हेतु यह समिति बनाई गई थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वाणिज्य विभाग द्वारा डॉक्टर सुरजीत भल्ला एस भल्ला
की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया है। इस समिति ने भारत द्वारा किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को वर्ष 2025 तक दोगुना अर्थात 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ताजमहल के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उससे निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए जो समिति बनाई गई उसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो सीके मिश्रा जी हैं। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी यानी कि NERI, और अन्य मंचों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, GST रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो GST रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो गठित समिति है उसका अध्यक्ष बने हुए हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को यह समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आप इसे याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट रूप से। तो GST रिटर्न की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने GST नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कमेटी चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न से जुड़े नियम कानून का प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जागरूकता को लेकर सुझाव देगी। इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के कर आयुक्त भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? यह बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है। तो ये है फ्रेंड बलवंत राय मेहता समिति से। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो इसका जो गठन है समिति का वो 16 जनवरी 1957 को किया गया। तो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में 3 स्तर शामिल होने चाहिए। पहला स्तर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंगराजन समिति का संबंध निम्न में से किस में से है? तो रंगराजन समिति का जो संबंध फ्रेंड वो है गरीबी मापने की पद्धति समीक्षा से। गरीबी नापने की जो पद्धति है उस समीक्षा से रंगराजन समिति का संबंध है। तो बता दें कि इसका जो गठन है वो 2012 में योजना आयोग द्वारा किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सी रंगराजन हैं। इसका जो उद्देश्य है देश में गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए इस समिति को 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने शहर में प्रतिदिन 47 रुपये और गांव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना है, जो कि असंभव है। नेक्स्ट है कि 2019 वैक्सीन के लिए गठित आधिकारिक पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित आधिकारिक पैनल का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था फ्रेंड RS शर्मा जी को। RS शर्मा जी को ये पद दिया गया था। नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति का संबंध निम्न में से किस में से है? जैसे कि आपको पता है कि ये रघुराम राजन जी जो है यह भारत के RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया ये पूछ रहा है। तो यह है फ्रेंड वित्तीय क्षेत्र संबंधित सुधार समिति का गठन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा।
तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री V शिवराम और डॉक्टर SR सेन। सरकारिया आयोग का जो उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच में मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा करना। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है। तो फजल अली आयोग का जो संबंध है वो है फ्रेंड राज्यों के पुनर्गठन से। राज्यों के पुनर्गठन से संबंध है फजल अली आयोग का संबंध। तो इसका जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1953 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली और इसके जो सदस्य हैं वो KM पणिकर और हृदयनाथ कंजुड़ू थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी तो अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्त विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया था। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पेश किया गया और इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा शिक्षा से संबंधित आयोग है। तो शिक्षा से संबंधित आयोग जो है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित आयोग है। तो आपको बता दें कि इसका जो गठन है वो 1964 में हुआ और इसका जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर दलजीत सिंह कोठारी हैं और इसका वर्तमान उद्देश्य है स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देना। डॉक्टर कोठारी इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने से संबंधित समिति कौन सी है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने से जो संबंधित समिति है वह है फ्रेंड सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, वो आप याद रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था वो 1976 में किया गया और इसका जो उद्देश्य है वो आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकताओं की सिफारिश पर जोर देना था। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया और क में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यानी 42वां आज संविधान संशोधन जो है इन्हीं के सिफारिश पे हुआ था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2022 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।